नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व जजों, नौकरशाहों, राजनयिकों, खुफिया प्रमुखों और सेना के रिटायर्ड अधिकारियों सहित 272 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों ने बुधवार को एक खुला पत्र जारी कर राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पत्र में कहा गया कि अब चुनाव आयोग को भी सुनियोजित और षड्यंत्रपूर्ण तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने खत में इस तरह का कुछ जिक्र नहीं किया कि राहुल ने जो आरोप लगाए और सबूत दिए हैं उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं। कांग्रेस ने पूछा है कि इन लोगों में से कितनों के अंदर हिम्मत है कि फर्जी पते, फेक आईडी, फर्जी फोटो, एक छोटे से घर में सैकड़ों लोगों के रजिस्टर होने पर सवाल उठाएं। बहरहाल इन नागरिकों ने पत्र में लिखा है, कुछ राजनीतिक नेता नीतिगत विकल्प देने के बजाय भड़काऊ और आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। पहले सेना, न्यायपालिका और संसद पर ऐसे हमले हो चुके हैं। अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने की व्यवस्थित साजिश चल रही है। 272 हस्तियों के पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वो दावा करते हैं कि उनके पास 100% सबूत हैं, लेकिन आज तक ना तो कोई औपचारिक शिकायत की, ना कोई हलफनामा दाखिल किया। पत्र में यह भी कहा गया है कि साथ ही कुछ विपक्षी नेताओं ने यह तक कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी रिटायरमेंट के बाद खुद को बचाने के लिए भागेंगे। इससे हस्ताक्षरकर्ताओं ने अशोभनीय और धमकी भरा बयान करार दिया। पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, वामपंथी एनजीओ, कुछ पक्षपाती बुद्धिजीवियों और अटेंशन सीकर्स पर भी तीखा हमला किया गया। पत्र में कहा गया है, इन सब ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर आयोग को बीजेपी की बी टीम तक बता दिया। इसमें बेशर्मी की सारी हदें पार करने का आरोप लगाया गया। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने लिखा है कि जब तक कुछ राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें बनती हैं तो चुनाव आयोग की आलोचना एकदम गायब हो जाती है। इसने कहा है, ये चुनिंदा अवसरवादिता साफ दिखती है। पत्र में कहा गया है, हम देश की जनता और सिविल सोसाइटी से अपील करते हैं कि वो चुनाव आयोग के साथ मजबूती से खड़ी हो और राजनीतिक दलों से मांग करे कि वो बेबुनियाद आरोपों और नाटकीय निंदा से इस महत्वपूर्ण संस्था को कमजोर करना बंद करें। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 272 हस्तियों के पत्र पर कहा है, सुना कुछ लोगों ने चुनाव आयोग की धांधली का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी की निंदा की है। कौन है ये लोग? 140 करोड़ के देश में ये 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर है, वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधना और उल्टी बात करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व उच्चायुक्त फेल्ड विदेश नीति पर नहीं बोल रहे हैं, रॉ वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट की विफल इंटेलिजेंस पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब के सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। इनमें से कितनों की हिम्मत है ये पूछने की कि चुनाव के बीचों बीच सरकार पैसे बांटती रही और चुनाव आयोग मूक दर्शक क्यों बना रहा? इनमें से कितनों की हिम्मत है कि चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर सवाल पूछ सके? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वोट चोरी के सारे सबूत देने के बावजूद ये कौन लोग हैं जो राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं? ज्ञानेश कुमार सिर्फ कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो चुनाव आयोग पर ताला लगवा दें। ये सिर्फ चाय पकौड़े खाने के लिए है चुनाव आयोग क्या? जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने शाम को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। एनडीए के अन्य नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश किया। बिहार में नई एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं गृहमंत्री अमित शाह बुधवार शाम को ही पटना पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन ने अपने J-35 विमानों के पक्ष में और फ्रांसीसी राफेल विमानों की बिक्री में रुकावट डालने के लिए दुष्प्रचार अभियान शुरू किया। पहलगाम आतंकी हमले के चलते भारत पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष हुआ, जिसके बाद चीन ने फ्रांसीसी राफेल विमानों की बिक्री में बाधा डालने के लिए एक गलत सूचना अभियान शुरू किया ताकि उसके J-35 विमानों के पक्ष में माहौल बन सके। इसके तहत चीन के हथियारों द्वारा नष्ट किए गए विमानों के कथित मलबे की AI इमेज को शेयर करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। ये दावे बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई लेटेस्ट यूएस चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की रिपोर्ट में किए गए हैं।
आयोग के अध्यक्ष रेवा प्राइस के शुरुआती बयान में कहा गया, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वो दुनिया को चीन पर और अधिक निर्भर बनाना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई की सैन्य शत्रुता में चीन की भूमिका के बारे में रिपोर्ट कहती है, इस झड़प ने दुनिया भर का ध्यान खींचा क्योंकि पाकिस्तान की सेना चीनी हथियारों पर निर्भर थी और कथित तौर पर चीनी खुफिया जानकारी का लाभ उठा रही थी। भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजय डोभाल को ढाका आने का निमंत्रण मिला है। ये निमंत्रण बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने नई दिल्ली में डोभाल के साथ हुई एक बैठक के दौरान दिया। अधिकारियों के अनुसार डोभाल ने बुधवार को खलीलुर रहमान के साथ दिल्ली में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। ये बहुप्रतीक्षित बैठक बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के 2 दिन बाद हुई। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने कहा है कि उनकी मां को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले में सब कुछ गैर कानूनी तरीके से हुआ है। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण और बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के दौरान भारत की भूमिका को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई से उनके बेटे ने बातचीत की। सजीव वाजिद ने कहा कि भारत हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है। संकट के दौरान भारत ने मेरी मां की जान बचाई। अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो चरमपंथियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। इसलिए मैं अपनी मां की जान बचाने के लिए पीएम मोदी की सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर उन्होंने कहा, प्रत्यर्पण के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं है, ये असंवैधानिक और अवैध सरकार है। उन्होंने कहा कि मेरी मां को दोषी ठहराने के लिए उनके मुकदमे की सुनवाई तेज करने के लिए कानूनों में संशोधन किया गया। आप बिना संसद के कानून में संशोधन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कानूनों में अवैध रूप से संशोधन किया गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने और ढाका द्वारा दिल्ली से उन्हें वापस भेजने का अनुरोध किए जाने के एक दिन बाद उनकी अवामी लीग पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वो तभी वापस लौट सकते हैं जब राजनीतिक समावेश हो और वो उम्मीद करते हैं कि भारत उन्हें आश्रय, साथ ही सम्मान और सुरक्षा देना जारी रखेगा। इंडियन एक्सप्रेस ने कई अवामी लीग नेताओं और पूर्व सांसदों से बात की। इनमें से लगभग 100 लोग निर्वासन में रह रहे हैं और इतनी ही संख्या में हजारों पार्टी कार्यकर्ता बांग्लादेश में सलाखों के पीछे हैं। अवामी लीग के सभी नेताओं ने कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का गिरना समय की बात है। पूर्व कपड़ा और जूट मंत्री जहांगीर कबीर नानक ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व में कोई भी चुनाव विश्वसनीय नहीं होगा। अवामी लीग केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम के सदस्य नानक ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। अवामी लीग के वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव में भाग नहीं लेंगे। नानक ने कहा कि भारत को अंतरिम सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारी मदद करनी होगी, जिसने आईटीसी बनाया और जिसने हमारे प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा का ऐसा अवैध फैसला सुनाया। ये पूरी तरह से एक तरफा फैसला है जिसमें बचाव का कोई मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव के बीच तालिबान प्रशासन के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी बुधवार से भारत के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि अफगानिस्तान अब अपने व्यापार के लिए पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इस यात्रा से अफगानिस्तान को पाकिस्तान को बाईपास कर भारत से सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले महीने ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की थी। उस बैठक में दोनों देशों ने एयर फ्रेट कॉरिडोर को मजबूत करने पर सहमति जताई थी ताकि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा व्यापार बढ़ाया जा सके। पूर्व चिली राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को बुधवार को इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की प्रमुख सोनिया गांधी ने दिया। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जूरी चेयरमैन शिवशंकर मेनन और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी ने बैचलेट के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी अत्याचार, तानाशाही, उत्पीड़न और निर्वासन से गुजरी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने कई मुश्किल दीवारें तोड़ी।
वो चिली और लैटिन अमेरिका की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी और बाद में 2 बार चिली की राष्ट्रपति रहीं। सोनिया गांधी ने कहा कि बैचलेट की पूरी यात्रा मानवाधिकार, लैंगिक समानता और समावेशी विकास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से जुड़ी रही। राष्ट्रीय स्तर से आगे बढ़कर बैचलेट ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी ऐतिहासिक काम किया। वो 2010 में यूएन वुमेन की पहली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में भी काम किया। सोनिया गांधी ने बताया कि बैचलेट का काम हमेशा लोगों, खासकर महिलाओं के अधिकार बढ़ाने पर केंद्रित रहा। दिल्ली में गुरुवार को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पास पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में की कगार पर है। कम हवा की रफ्तार और तापमान गिरने की वजह से प्रदूषक हवा में ही फंस गए, जिसके कारण राजधानी पर जहरी धुंध छा गई। ये जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने दिया। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर सबसे प्रदूषित इलाका रहा। यहाँ AQI 477 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा चिंता का विषय बन गई है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनना और बाहर कम समय बिताना जरूरी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.